स्टूडेंट्स, आज अपन अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू। हम कॉस्ट भी पढ़ेंगे और रेवेन्यू भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू। ओके, तो प्रोडक्शन कॉस्ट होता क्या है? द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थियोरी है, प्राइस थियोरी, जिसमें हम क्या देखते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो, किसी भी गुड की कीमत डिसाइड होती है तो उसमें बनाने का खर्चा इंक्लूड करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट ना दो डिफरेंट तरीके से एनालाइज की गई है यहाँ पे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। आप अगर प्रोडक्शन शॉर्ट रन में कर रहे हो तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, और अगर आपका प्रोडक्शन लॉन्ग रन में है तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। यहाँ पे हमने दोनों तरीके से डिस्कस किया है। तो पहले हम शॉर्ट रन में देखते हैं। शॉर्ट रन को हम किस नाम से जानते हैं? एक और वेरिएबल प्रपोर्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे फंक्शंस इजीली जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो शॉर्ट रन इज़ दैट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है इन विच चेंजेस कैन बी मेड इन ओनली फ्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम सिर्फ कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि लेबर हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, इनको हम इजीली बदल सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक चेंज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सच एस प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, जैसे प्लांट हुआ, बिल्डिंग हुई, मशीनरी, इनमें हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। सो सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो देखो, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहते हैं शॉर्ट रन में, और बाकी क्या हो जाते हैं? कुछ वेरिएबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं शॉर्ट रन में? टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज डन फ्रॉम कांस्टेंट टू वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कॉस्ट से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, जो बदल नहीं रहा। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय अ फर्म, टोटल खर्चे किसने किए? फर्म ने किए हैं। टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज नोन एज टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को बनाने के लिए फर्म ने जितना भी खर्चा किया है, जैसा भी है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, उसके टोटल को ही हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए दो तरीके के खर्चे पता होने चाहिए हमें, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। द फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड बाय अ फर्म टू पुट द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू यूज़। फिक्स्ड कॉस्ट फर्म को तब होती है जब वो अपने फिक्स फैक्टर का यूज़ करती है प्रोडक्शन में। ठीक है, द फिक्स फैक्टर रेफर्स टू दूस फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज अलॉन्ग विद द आउटपुट इन शॉर्ट रन। जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होते, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्म एक्सेट्रा, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल फिक्स्ड कॉस्ट के। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया हमारा ऐसे फैक्टर्स का यूज़ करने से जिनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट अकर हो रही है वो कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल मतलब ही क्या होता है? जो बार बार बदल रही है। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड बाय अ फर्म टू पुट द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू यूजेस। आप वेरिएबल फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन में, तो उससे जो कॉस्ट इनकर हुई वो हो जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आपने आज रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ और रेट पे मिला, कल खरीदोगे कुछ और रेट पे मिलेगा, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, देखो, फिक्स्ड जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी ज़ीरो नहीं होती, भले ही आपकी लेवल आउटपुट लेवल ज़ीरो हो, आप उस यूनिट से कुछ भी प्रोड्यूस ना कर रहे हो, लेकिन जो लैंड मशीनरी आपने लगाई है उसकी कॉस्ट तो आपको लगती ही रहती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है? हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा सेम रहती है। तो ये देखो, जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने क्या बना दिया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ज़ीरो भी हो सकती है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो ज़ीरो भी होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। लेकिन जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट तो इंक्लूड रहेगी। फिर वेरिएबल अगर ज़ीरो है तो टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। ठीक है, 90 डिग्रीज में। ओके, ये था हमारा कर्व। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इट इज़ ज़ीरो व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो। अगर आप आउटपुट ज़ीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी या वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन आउटपुट। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। इनिशियली क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो आपकी टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कम लग रही है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे, आपका रेट बढ़ता जाएगा, तो लेटर इट इंक्रीजेज एट रेट ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट। बाद में क्या हो जाएगी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है क्योंकि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगती है, मतलब कम रिटर्न मिलने लगती है। इसके लिए डायग्राम देखते हैं। तो ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से जाती है, ज़ीरो से, एंड 90 डिग्रीज़ में क्या जाती है, टोटल कॉस्ट। देखो जहाँ पे ये दोनों क्या हुए, इंटरसेक्ट हुआ है, वो एक पॉइंट बन गया। ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम खर्च रहे हैं, उतना हमें मिलता जा रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखो टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कम है, और वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस किसके बीच में, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। तो फिक्स्ड कॉस्ट किससे इनकर होती है, फिक्स फैक्टर से, और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से मिलती है, वेरिएबल फैक्टर से, है ना। ये क्या होता है, दीज कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट किससे इंडिपेंडेंट होती है, आउटपुट से। आउटपुट से इन पर कोई असर नहीं होता। दीज कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन ये क्या हो जाती है, जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी बदलती रहती है। दीज कॉस्ट एग्जिस्ट और अराइज इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमारी आउटपुट ज़ीरो है तब भी ये कॉस्ट रहती है और लगती है हमें। अगर हमारी आउटपुट क्या है, ज़ीरो है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। फिक्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द टोटल आउटपुट। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल आउटपुट में से वेरिएबल कॉस्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है। और वेरिएबल कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल आउटपुट। और अगर वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में से, है ना, सब्ट्रैक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मिल जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी इज़ नॉट अ टाइप। ये क्वांटिटी है, कोई टाइप नहीं है। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एवरेज कॉस्ट। ये तीसरी टाइप की कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट क्या कहलाता है, द एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने जितनी यूनिट प्रोड्यूस की उनसे डिवाइड कर दो तो हमें पर एवरेज कॉस्ट मिल जाती है कि हर यूनिट में हमें लगभग कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला दोगे तो क्या मिल जाता है, फिक्स कॉस्ट मिल जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या होता है, हाइपरबोला, इस तरीके से, है ना, हाइपरबोला। तो फीचर क्या हुए एवरेज फिक्स कॉस्ट के, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिशेस विथ इंक्रीजिंग इन आउटपुट। आपकी आउटपुट बढ़ी तो फिक्स कॉस्ट कम होने लगती है। जैसे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी लगनी है, 200 कर रहे हो तो भी उतनी लगनी। तो आउटपुट बढ़ाई तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये हो गए हमारे फीचर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट निकाल दी, मतलब अपने हर एक यूनिट की कॉस्ट निकाल ली, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको कैसे पता चलेगा, हम जो है द एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, क्वांटिटी। ठीक है, ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है वो क्या होता है, यू शेप्ड कर्व होता है। एक और फॉर्मूला मिल गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। कर्व क्या होता है, यू शेप, ये। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट वन, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी होती है। ये कैसे कंप्यूट करते हैं हम, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाती है एवरेज कॉस्ट। ठीक है,
आगे देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस। आपने और एडिशनल यूनिट कमोडिटी प्रोड्यूस की हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट में बदलाव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी के चेंज होने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन गया MNC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ नंबर nth इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ नंबर n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ nth माइनस 1। nth माइनस मतलब उससे छोटे नंबर से उसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है हियर टू थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर इन द कंसेप्ट ऑफ MNC कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाओ तो दो चीज़ें याद रखो। पहली, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अचीव द लोएस्ट पॉइंट ओनली इन केस ऑफ लेस आउटपुट। अगर आपके आउटपुट कम है तभी मार्जिनल कॉस्ट लेस पॉइंट पे पहुंचता है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कंपेरिजन में। व्हेन मार्जिनल कर्व राइजेज अपवर्ड, जब मार्जिनल कर्व ऊपर की तरफ जाता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कर्व कहाँ पे उसके लोएस्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिए हैं हमें। तो ये हमारा क्या हो गया? मार्जिनल कर्व, और ये हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? इसके लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब हम इनके रिलेशनशिप देखते हैं। पहला बोला है यहाँ पे व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्व, मार्जिनल कर्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एवरेज कॉस्ट ऑल्सो फॉल्व, एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है? कम होता है। ये पहला रिलेशन हो गया। व्हेन MNC फॉल्स AC ऑल्सो फॉल्स। दूसरा क्या है? AC एंड MNC आर इक्वल इन केस AC रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब AC क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थर्ड वन, व्हेन MNC intersect AC is at lowest point start rising upward then MNC also rising upward at the effect of MNC। देखो जब दोनों क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं और फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं तो इस वजह से क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए और AC क्या होने लगता है? फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो उस MNC भी क्या होने लगता है? ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब हमने देखा था कि कॉस्ट कर्व क्या होता है? यू शेप्ड होता है। तो रीज़न क्या है इसके यू शेप्ड होने का? तो पहला रीज़न है इकोनॉमीज़ ऑफ लेबर। दीज इकोनॉमीज रिजल्ट फ्रॉम डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। हम यहाँ पे जो जिस काम में परफेक्ट होता है उसको क्या करते हैं? वही काम हायर कर देते हैं। व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बिकेम पॉसिबल टू दी सम एक्सटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम स्पेशलाइजेशन करने में केपेबल हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे वर्कर्स बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है? वही काम है जिसमें वो परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, टेक्निकल इकोनॉमीज। इकोनॉमीज अचीव फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। हम इकोनॉमी कैसे अचीव कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल इकोनॉमीज। मॉडर्न मशीन्स, लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स खरीद रहे हो, बड़ी मशीन्स खरीद रहे हो, तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज में आता है। ऐसी कंडीशन में आउटपुट इज इंक्रीज, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूशन बिकम लेस। तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है? द रीज़न फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निकल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बिकम मोर एंड मोर लिमिट्स। तो इससे आपकी जो फिजिकल कॉस्ट है, जो टेक्निकल कॉस्ट के कारण आपको फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, इकोनॉमीज ऑफ मार्केटिंग। व्हेन अ फर्म इंक्रीजेज इट्स आउटपुट, जब फर्म अपनी आउटपुट बढ़ाती है देन इट्स मार्केटिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्रीजेस इन दैट प्रोडक्शन ड्यू प्रपोर्शन ड्यू टू विच कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन। तो उसकी कॉस्ट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती उसी प्रपोर्शन में, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है ना। व्हेन अ फर्म डबल्स इट्स आउटपुट दैन इट डज नॉट नीड टू डबल द मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आपने जैसे अपनी आउटपुट डबल कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी डबल करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी डबल करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाती है? पर यूनिट कॉस्ट जो आप मार्केटिंग में खर्च कर रहे हो वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, मार्जिनल इकोनॉमीज। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैनेजमेंट यूजुअली डिक्लाइन इन केस ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट। जैसे जैसे आप अपनी आउटपुट बढ़ाओगे तो जनरली हमारे एक्सपेंसेस कम होने लगते हैं। क्यों? एक एफिशिएंट मैनेजर अपनी आउटपुट को लेसर आउटपुट्स को हैंडल करता है, कम आउटपुट्स में सेम एफिशिएंसी के साथ अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो इसी वजह से हमारे यू शेप कर्व क्या होता है? बनता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन क्या करेंगे? अपना कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉस्ट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या कॉस्ट होती है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो और अदर वर्ड्स में बोलें, एज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बीइंग चेंज इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अब देखो क्या होगा, अदर वर्ड्स में सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदल सकते हैं। सो ऑल द कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज
वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी जो भी सभी कॉस्ट होती हैं वो क्या होंगी, वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले रेवेन्यू होना पता चाहिए कि क्या होता है। तो मनी रिसीव फ्रॉम दी सेल ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बेच के जो आप मनी रिसीव कर सकते हो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू के कंसेप्ट्स में यहाँ पे 3 तरीके के रेवेन्यू आप पढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म, टोटल अमाउंट ऑफ मनी किसने रिसीव किया है, फर्म ने, फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जो कमोडिटी उसको दी थी उसको बेच के उसने जो टोटल रेवेन्यू अर्न किया है वो कहलाता है हमारा टोटल रेवेन्यू। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ फर्म ऑब्टेन 56 बाय सेलिंग 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स बेची तो उसने कितना कमाया, 56 कमाया, है ना। एंड इफ फर्म ऑब्टेन 60 बाई यूनिट सेलिंग 6 यूनिट्स, आज 5 यूनिट बेची और 60 रुपीज़ कमाए तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 60 हो गया। तो नॉर्मली टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू जनरली क्या कहलाता है, प्राइस कहलाता है, या फिर एक और फॉर्मूला हुआ समीशन ऑफ MR, मार्जिनल रेवेन्यू को क्या कर दो, सम अप कर दो। नेक्स्ट वन एवरेज रेवेन्यू क्या कहलाता है, एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम दी सेल ऑफ गिवन यूनिट्स, आपने हर यूनिट को बेच के कितना रेवेन्यू कम किया है कमोडिटी का, उस इज कॉल्ड AR। तो AR जनरली किसकी इक्वल होता है, प्राइस की इक्वल होता है। तो फॉर्मूला क्या बना AR का, इज इक्वल टू प्राइस या फिर TR अपॉन Q या फिर P इंटू Q अपॉन Q, वेयर P इज इक्वल्स टू AR, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज TR कितना है, हमने 56 कमाया 4 यूनिट को बेच के, तो AR निकालने के लिए हम 56 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो AR कितना आ गया, 4 आ गया। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इक्वल, तो इसीलिए ये क्या होता है हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। नेक्स्ट वन देखो, AR भी कम होता है और मार्जिनल रेवेन्यू और तेज़ी से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नेट एडिशन, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एक नेट एडिशन है किसमें, टोटल रेवेन्यू में। जब किसी आप एडिशनल आउटपुट को सोल्व करते हो, आप किसी एक एडिशनल यूनिट को बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ उसको ही हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला बन गया, MR इज इक्वल्स टू TR ऑफ इन माइनस TR इन माइनस 1, जो यूनिट आपने एडिशन की उसमें से फर्स्ट यूनिट को माइनस कर दी इसे, या फिर चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये सब में फॉर्मूला सेम रहते हैं, बस R और C का अंतर होता है। टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों में फॉर्मूला सेम रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR। तो पहला तो रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR हैज़ बीन शोन इन दी फिगर, फिगर में दिया हुआ है, देखो क्लियरली दिख रहा है। स्लोप AR और MR कर्व का क्या है, नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना। स्लोप ऑफ MR कर्व इज डबल देन AR कर्व, AR कर्व से डबल क्या है, MR का कर्व, मतलब जितने से AR डाउन हो रहा है उससे आधे से क्या हो रहा है, MR कर्व डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व डिपेंड्स ऑन दी स्लोप ऑफ मार्जिनल कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व पे। ये देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि MR कर्व रिमेन पॉजिटिव, जब तक आपकी ये क्या है, MR टी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो MR पॉजिटिव है, जैसे ही TR कर्व डाउनवर्ड होने लगता है MR बिकेम नेगेटिव। तो देखो पहला दिख रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस से इक्वल होता है। एवरेज कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस, एवरेज कर्व कभी एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करता है। AR कर्व भी नेगेटिव, शोन इन दैट प्राइस इज नेगेटिव, अगर AR आपका नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब प्राइस आप माइनस में जा रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो AR नेगेटिव नहीं होता है। MR कर्व कैन भी नेगेटिव, MR नेगेटिव हो सकता है और इट कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर सकता है। अ प्रोड्यूसर विल बी एबल टू सेल इंक्रीज क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स ओनली बाय मेकिंग रिडक्शन इन इट्स प्राइस, आप एडिशनल क्वान्टिटी कब बेच सकते हो, जब आप अपनी प्राइस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। Therefore his revenue will start decline, तो इससे आपका रेवेन्यू कम होने लगेगा एडिशनल यूनिट को बेचने से, ठीक है। अब आगे दिया है लास्ट टॉपिक ही हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस में रेवेन्यू कंसेप्ट की क्यों ज़रूरत है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वेदर द मार्केट इज इन कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मार्केट आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है या इम्परफेक्ट में, हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो हम कैसे कर सकते हैं, विद दी हेल्प ऑफ द कॉस्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट की हेल्प से। इक्विलिब्रियम ऑफ क्वांटिटी इज एस्टेब्लिश एट द पॉइंट वेयर अमाउंट MR
ऑब्टेन फ्रॉम एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट। तो इक्विलिब्रियम हमें कब पता चल सकता है, जब एम आर इज इक्वल टू क्या है हमारा एम सी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट वन, प्राइस डिटर्मिनेशन। अ फर्म इटसेल्फ डिटरमाइंस द प्राइस इन कंडीशन ऑफ मोनोपोली और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मोनोपोली या फिर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इक्विलिब्रियम ऑफ क्वांटिटी इज एस्टेब्लिश एट दी पॉइंट, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जब मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या हों, इक्वल हो। एवरेज रेवेन्यू ए आर इज क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, ए आर क्या है, हमेशा क्वांटिटी गुड्स की प्राइसेस है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, व्हेन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल, जब एवरेज रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है, देन अ फर्म इज एबल टू ऑब्टेन नॉर्मल प्रॉफिट, तो मतलब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, जब एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है। और जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से कम है, मतलब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस का क्या असर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज और डिक्लाइन इन टोटल रेवेन्यू एंड इट्स क्वांटिटी, आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या उसकी क्वांटिटी में क्या असर हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्राइस से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, जो कि फर्म कैलकुलेट करता है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, हैव अ गुड डे।